वेलकम बैक गाइस। आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का एक और चैप्टर जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। चलिए, जब आप किसी और दूसरी बुक से पढ़ेंगे तो इसी चैप्टर का नाम आपको मिलेगा 5 ईयर प्लानिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा जिसका नाम था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इकोनॉमी कैसी थी। उससे क्या हुआ, जब इंडियन इकोनॉमी वाज कंप्लीटली अंडर डेवलप, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो कंप्लीटली अंडर डेवलप थी। आफ्टर 200 ईयर ऑफ ब्रिटिश रूल, 200 साल के राज में जब हम गुलाम थे, देयर अनफेयर पॉलिसीज, इंडिया फाइनली गॉट फ्रीडम फ्रॉम, इनके पॉलिसी से हमें कब आजादी मिली? 15 अगस्त 1947 में। नाउ इट वाज नेसेसरी टू रीबिल्ड द पुअर। हमारा देश जो था वो पुअर था और बैकवर्ड था, तो अब जरूरी था कि हम अपने देश को क्या करें? डेवलप करें। और डेवलप करने के लिए देश को क्या चाहिए था? इकोनॉमिक सिस्टम। क्या चाहिए था? इकोनॉमिक सिस्टम। तो इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या है? एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा अरेंजमेंट जिससे देश की क्या सॉल्व हो सके? सेंट्रल प्रॉब्लम। और 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा सेंट्रल प्रॉब्लम कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो चलिए एक बार जरा हिंदी में इसको पढ़ लेते हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल अंडर डेवलप थी। ब्रिटिश रूल के 200 सालों के बाद जब इंडिया को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, तब जरूरी हो गया था कि हमारी पिछड़ी और कमजोर इकोनॉमी को हम क्या करें? वापस से डेवलप किया जाए। और इसको डेवलप करने के लिए क्या चाहिए था? इकोनॉमिक सिस्टम। और इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब था एक ऐसा सिस्टम और एक ऐसा अरेंजमेंट जिससे देश की क्या हो सके? प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और कौन सी प्रॉब्लम? कौन सी प्रॉब्लम जी? सेंट्रल प्रॉब्लम। और सेंट्रल प्रॉब्लम आप सब जानते हैं कौन सी जी? आइए, 3 टाइप की सेंट्रल प्रॉब्लम होती है जो आपने 11th क्लास में पढ़ी होंगी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है? हमें ये डिसाइड करना होता है देश में कौन सा गुड्स और कौन सा सर्विस बनाए। जो ये डिसाइड हो जाता है, फिर डिसाइड करना पड़ता है कितना कितना बनाए, क्योंकि हमारे पास आपको पता होगा कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते। जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है उसके बाद आती है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं। क्या जी? कैसे बनाएं, कैसे बनाएं। अब हमारे पास 2 टेक्निक होती हैं। कौन सी? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कौन सी जी? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जब लेबर का ज्यादा यूज किया जाए मशीन के मुकाबले तो इस टेक्निक को बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और जब मशीन का ज्यादा यूज किया जाए कैपिटल के मुकाबले तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। और तीसरी प्रॉब्लम होती है होम टू प्रोड्यूस, यानी कि माल जो है वो किसके लिए बनाए। डन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, हमने पहले पेज में पढ़ा कि हमारे देश को 15 अगस्त को आजादी मिली और हमारा देश तब तक पिछड़ा था और कमजोर था। तो हमें क्या चाहिए था? इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिससे हम अपने देश को क्या कर सके? जिससे इकोनॉमी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। फिर हमने पढ़ा प्रॉब्लम कितनी? 3। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। अब पढ़ते हैं सिस्टम, यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए था ना। और सिस्टम थे 3 प्रकार के। पहला था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा था सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरा था मिक्स इकोनॉमी। कितने सिस्टम थे जी? 3। तो आइए एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं क्या चीज है। पहले मैं आपको एक बार समझा देता हूं, फिर हम करेंगे। आइए देखो जी, 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है। पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरी है मिक्स इकोनॉमी। अब पेपर में कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको याद करने का तरीका मैंने आपको बताता हूँ। प्यारा सा तरीका ये है जी, देखो, ये एक पोचा होता है। पोचा क्या होता है जी? पोचा। पोचे को इंग्लिश में बोलते हैं मॉप। क्या बोलते हैं जी? मॉप। ठीक है। और मॉप भी पता है कौन सी कंपनी का है? मॉप है कंपनी का ओको कंपनी। कौन सी जी? ओको कंपनी। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ जिससे आपको ये तीनों टॉपिक याद हो जाएंगे। मोप है कौन सी कंपनी का? ओको कंपनी का। अगर ये मोप कौन सी कंपनी वाला? ओको वाला प्राइवेट के हाथ में हो, किसके हाथ में? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हो, तो हम इसको बोलेंगे जी कौन सी इकोनॉमी? इसको हम बोलेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगर ये मोप ओको कंपनी वाला किसके हाथ में हो? गवर्नमेंट के हाथ में हो, तो इसको हम बोलेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी। और अगर ये पोचा यानी कि मोप दोनों के हाथ में हो तो उसको हम बोलेंगे मिक्स इकोनॉमी। अब आप कहोगे सर ये जो है मोप का मतलब क्या होता है? मोप का मतलब मैं आपको बता दूं, याद करने के लिए बनाया मैंने टेक्निक। मोप का मतलब होता है मींस ऑफ प्रोडक्शन।
मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और ओ का मतलब होगा ऑन, कंट्रोल, ऑपरेट। अब मैं पूरी डेफिनेशन बोलूं ध्यान से। अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन, कंट्रोल, ऑपरेट कौन करता हो? प्राइवेट सेक्टर। तो कौन सी इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन, कंट्रोल, ऑपरेट कौन करे? गवर्नमेंट सेक्टर। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी। अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन, कंट्रोल, ऑपरेट कौन करे? दोनों। तो मिक्स इकोनॉमी। डन। तो सिस्टम कितने हमारे देश में? तीन। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। क्या है जी? अगर मोप ओको कंपनी का किसके हाथ में हो? प्राइवेट सेक्टर के, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगर मोप ओको कंपनी का गवर्नमेंट के हाथ में, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और दोनों के हाथ में मिक्स इकोनॉमी। डन। पढ़ेंगे ध्यान से, आइए। वे आर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन सा जी? देखिए, यही बताया था मैंने आपको, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन, कंट्रोल, ऑपरेट बाय प्राइवेट पीपल। तो इसको हम कौन सी इकोनॉमी बोलेंगे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आप बताइए, अगर आपके देश में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट का मतलब जहां पर सारा काम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हो, तो आप मुझे बताइए हमारे देश में कौन सा माल बनेगा? सस्ता वाला, महंगा वाला? अमीर के लिए बनेगा, गरीब के लिए? बिल्कुल जी, अमीर के लिए बनेगा, क्योंकि हम प्रॉफिट कमाने की सोचेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस, बताओ क्या करोगे? क्या माल बनाओगे? कैसे बनाओ, सॉरी कैसे बनाओगे? हम ऐसे टेक्निक से माल बनाएंगे जो हमें चीप पड़े, जो हमें चीप पड़े। अगर हमें लेबर सस्ती पड़ती है तो हम लेबर से बनाएंगे, अगर हमें मशीन सस्ती पड़ती है तो हम मशीन से बनाएंगे। किसके लिए माल बनाएंगे? जो हमें ज्यादा पैसे देगा, हम उसके लिए माल बनाएंगे। डन। अगला आ गया सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी मोप ओन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। कौन सा जी? गवर्नमेंट। व्हाट टू प्रोड्यूस, हम कौन सा माल बनाएंगे अगर हमारे देश में सारी चीज गवर्नमेंट के हाथ में हो? जो सोसाइटी की नीड्स हो। कैसे बनाएंगे? जो देश के लिए बेहतर होगा। और किसके लिए बनाएंगे? बेस्ड ऑन नीड, सोसाइटी की नीड के हिसाब से, यानी कि हम जो भी काम करेंगे सोसाइटी की नीड के हिसाब से करेंगे। तीसरी आ गई मिक्स इकोनॉमी, जहां पर मोप कौन सी कंपनी का? ओ को कंपनी का। किसके हाथ में हो? दोनों के हाथ में हो, तो हम क्या बोलेंगे? मिक्स इकोनॉमी। देखो जी, आजाद हुआ, सिस्टम चाहिए था। सिस्टम का मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, प्रॉब्लम तीन, सिस्टम तीन। और आपको पता है हमारे देश ने कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया? वो सिस्टम था मिक्स इकोनॉमी। आपको पता है इस पूरे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, वो बड़े कंफ्यूज थे कि हमारे देश को कौन सी इकोनॉमी चूज करनी चाहिए। तो इंडिया ने फाइनली अडॉप्ट किया मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इसलिए अडॉप्ट करी, सोशलिस्ट कर नहीं सकते थे। कौन सी जी? सोशलिस्ट नहीं करी जी। पता है क्यों? क्यों नहीं करी? सोशलिस्ट इसलिए नहीं करी, अगर सारा काम सोशल वेलफेयर के लिए होता तो देश कैसे विकास करता। कैपिटलिस्ट इसलिए नहीं करी, क्योंकि अगर सारा काम प्राइवेट लोगों के हिसाब से छोड़ देते तो गरीब के लिए खाना वाना कौन जुगाड़ करता। इसलिए हमारे देश में कौन सी इकोनॉमी अडॉप्ट करी जी? मिक्स इकोनॉमी। आप इसी बात को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। चले जी, आगे चलते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग। देखिए जी, सिस्टम अडॉप्ट हो चुका है, जवाहरलाल नेहरू जी ने मिक्स इकोनॉमी चूज कर लिया। अब बात आती है प्लानिंग की, इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है जी? इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजन। आप बताओ, व्हाट, हाउ एंड होम, ये जो डिसीजन है, मेन डिसीजन होते हैं, क्या बनाए, कैसे बनाए, और इसको कौन लेता है? गवर्नमेंट अथॉरिटी, बेस्ड ऑन कंप्लीट स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग। अगला आया, ध्यान से सुनते हैं जी। अब ध्यान से देखो, आजाद हुआ, सिस्टम चाहिए था, सिस्टम में प्रॉब्लम सॉल्व होनी थी, प्रॉब्लम पढ़ ली, सिस्टम पढ़ लिया, अडॉप्ट कर लिया, प्लानिंग पढ़ लिया। अब हम प्लानिंग हम तो नहीं करेंगे ना, प्लानिंग के लिए कोई चाहिए होगा, तो हमने प्लानिंग के लिए बनाया प्लानिंग कमीशन। कौन बनाया? प्लानिंग कमीशन। इसके दो ही काम थे जी सर, यूजिंग द कंट्री ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज, अपने देश के ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज को क्या करना? यूज करना, और देश के लिए 5 साल के लिए योजना बनाना। डन। आगे चलें। प्लानिंग कमीशन अब एग्जिस्ट नहीं करती, प्लानिंग कमीशन को खत्म करके बनाया गया नीति आयोग। क्या बनाया जी? नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और आप ध्यान से देखिए, प्लानिंग कमीशन बनाया था 1950 में, और खत्म कर दिया 2015 में। यहाँ 50, 50 और यहाँ 15, यहाँ 19, यहाँ 20। डन। और नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। कौन होते हैं जी? प्राइम मिनिस्टर। आगे चलते हैं। अब हम बनाएंगे गोल। क्या बनाएंगे जी? अब हमारा 5 ईयर प्लान बनाना स्टार्ट हो गया। उससे पहले हम गोल डिसाइड कर लेते हैं। आप ध्यान से सोचिए, हम प्लान बनाने जा रहे हैं। अब प्लान
बनाएं उससे पहले हमें गोल डिसाइड करने पड़ते हैं। आपको पता है आप लोग डेली प्लान बनाते हैं, हम सुबह उठेंगे 5 बजे, लेकिन आपकी नींद नहीं खुलती, पता है क्यों? क्योंकि आपका क्या नहीं होता? आपका नहीं होता है जी गोल। और जब तक गोल इंसान का नहीं होता तब तक उस इंसान की कोई भी प्लान नहीं बना सकता। तो सबसे पहले याद रखिएगा, प्लान बनाना है तो गोल डिसाइड करना पड़ेगा। तो अब हम देश के लिए प्लान बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए पहले क्या था? गोल। और गोल आपको पता है क्या है? आइए फटाफट गोल पढ़ लेते हैं। गोल थे जी 4। कितने थे? 4 गोल थे। मैं अब आपको बताता हूँ कौन कौन से गोल थे। देखिए जी, पहला गोल था जी, दूसरा था ई, तीसरा था एम और चौथा था एस, यानी कि जेम्स। अब आपको कैसा, ये जेम्स क्या है? जी का मतलब था सर, जी का मतलब था ग्रोथ, ई का मतलब था इक्विटी, एम का मतलब था मॉडर्नाइजेशन और एस का मतलब था सेल्फ रिलायंस। ये पेपर में इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। गोल क्या थे? जेम्स। क्या था जी? जेम्स। आइए फटाफट पढ़ते हैं, फटाफट पहले हम पढ़ लेते हैं मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, ध्यान से पढ़ते हैं। अगर हम कभी भी कहते हैं यार कि ये लोग काफी मॉडर्न है, तो हम दो ही चीज से इंसानों को मॉडर्न बताते हैं। या तो उनकी सोच डेवलप हो, यानी कि उनकी सोच क्या हो? काफी मॉडर्न हो। जैसे हम बोलते हैं यार इनके यहाँ तो भाई बिल्कुल पर्दा ही नहीं है, इनके यहाँ तो ऐसा होता है, इनके यहाँ तो भैया कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। यानी कि हम जब इंसान की सामाजिक सोच काफी ऊंची होती है तो हम कहते हैं वो काफी मॉडर्न है। एंड दूसरा, जब हम किसी का घर देखते हैं, यार इनके यहाँ तो ऐसी चीज लगी हुई है, इनके यहाँ तो ऐसी मशीन लगी है, यानी कि जब हम किसी के यहाँ नई टेक्नोलॉजी देखते हैं तो हम बोलते हैं ये मॉडर्न है। यानी मॉडर्नाइजेशन का दो मतलब होते हैं, एडॉप्शन ऑफ एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी यानी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, और दूसरा चेंज इन सोशल आउटलुक, सामाजिक नजरिए में चेंज लाना, इसी को हम बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। तो जिसने भी प्लानिंग करी थी, इंडियन प्लानर्स ने हमेशा सोचा था कि सोसाइटी को क्या जरूरत है? मॉडर्न बनने की। और मॉडर्न बनने का मतलब है नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की, एंड दूसरा सामाजिक नजरिया चेंज करने की। अब सामाजिक नजरिया कैसे, पहले मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। आइए, सामाजिक सोच में बदलाव। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है सिर्फ मशीन या टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि सोच में भी बदलाव लाना। मशीन नहीं, सिर्फ सोच में भी बदलाव चाहिए। जैसे कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना और उनके काम करने का मौका देना। जब सोसाइटी महिलाओं का टैलेंट को यूज करती है तो वो ज्यादा सिविलाइज और सक्सेसफुल होती है, यानी कि सामाजिक सोच में बदलाव आया। एंड दूसरा, मॉडर्नाइजेशन का गोल होता है कि नया टेक्नोलॉजी का यूज करके ज्यादा माल और सर्विस बन सके, यानी नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। ये भी क्या था? ये भी क्या था जी? मॉडर्नाइजेशन। उदाहरण के लिए किसान नई बीज उसके यूज करके पुरानी बीज की जगह ज्यादा फसल उगा सकता है। डन। चलिए अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से। वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मॉडर्नाइजेशन आल्सो मीन्स चेंजिंग पीपल थिंकिंग, लोगों की थिंकिंग को क्या करना है? चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, गिविंग इक्वल राइट टू वुमेन्स एंड एम्पावरिंग देम सॉरी, मतलब बराबर के राइट वुमेन्स को देना, एंड एम्पावरिंग यानी उनको पावर देना। A modern society value the talent of women and include them in the workplace. Adoption of new technology यानी नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, जिससे क्या होता है? हमारे देश में प्रोडक्शन में वृद्धि होती है। अगला है इक्विटी। इक्विटी का मतलब फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब बराबरी। बराबरी मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा। जितने भी लोग हैं, रिच हो या पुअर हो, बेनिफिट फ्रॉम डेवलपमेंट, उससे दोनों से क्या होना चाहिए? ध्यान से देखो। रिस्क तो देखो अमीर होता ही है, रिस्क तो अमीर होता ही है, लेकिन पुअर के लिए जब ये प्लानिंग स्टार्ट हो रही थी तो हमारा जो गोल था वो था इक्विटी। इक्विटी का मतलब सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। सबको बराबर मिले ना मिले, तीन चीज तो बराबर मिलनी चाहिए, अमीर को भी और गरीब को भी। वो थी फूड, दूसरा था एजुकेशन एंड तीसरा था हेल्थ। यानी तीन चीज तो गरीब को भी मिलनी चाहिए और अमीर को मिलनी चाहिए। अमीर तो देखो खरीद सकता है, फूड भी, एजुकेशन भी, हेल्थ भी, तो गरीब तो नहीं खरीद पाएगा। तो इसीलिए फूड की व्यवस्था कैसी गई? राशन शॉप खोली गई। एजुकेशन की व्यवस्था के लिए क्या करा गया? गवर्नमेंट कॉलेजेस खोले गए। और हेल्थ के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोले गए। डन। ताकि हमारा कौन सा गोल अचीव हो सके? इक्विटी। डन। आगे चलते हैं। सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भरता, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट। अब जब हमारा देश प्लानिंग कर रहा था तो हमारा मेन तीसरा उद्देश्य था कि हमारा देश क्या हो? किसी पर डिपेंड ना करे। तो हमारा देश
और सेल्फ रिलायंस क्यों इंपॉर्टेंट है पहले वो पढ़ लेते हैं। इंडिया वांटेड टू स्टॉप डिपेंडिंग ऑन अदर कंट्री फॉर फूड एंड प्रोडक्ट्स। आपको पता है हम पहले फूड्स और प्रोडक्ट के लिए दूसरे देश पर डिपेंडेंट थे, क्योंकि हम एग्रीकल्चर पर डिपेंड तो थे बट हमारे यहाँ से इतना उत्पादन नहीं हो पाता था। तो हम चाहते थे, गोल क्या था प्लानिंग का, कि हम फॉरेन डिपेंडेंस पे क्या हो, फॉरेन पे डिपेंड ना हो। और दूसरा, टू अवॉइड फॉरेन कंट्रोल, फॉरेन पे कंट्रोल हम अवॉइड करें। आप ध्यान से देखिए, अगर आप किसी का पैसा और किसी की टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश की यूज करोगे तो वो देश आपकी पॉलिसी में इंटरफेयर करेगा। तो हमारा गोल था कि हम फॉरेन कंट्रोल को क्या करें, अवॉइड करें। चलिए जी आगे आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है जी विकास, विकास। चलें जी आगे। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल्स इंडियन इकोनॉमी वाज वीक। तो जब इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम में ब्रिटिश के राज में इकोनॉमी कैसी थी, हमारी वीक थी। सो द मेन एम ऑफ इंडियन प्लानर वाज टू ग्रो द इकोनॉमी। तो जो हमारे प्लानर थे, जो प्लानिंग कर रहे थे, उनका मेन एम था देश को क्या करना, ग्रो करना। और ग्रो का मतलब जब भी बात हो तो समझ लेना जीडीपी मतलब होता है, और जीडीपी का मतलब होता है जितना भी हमारे देश में माल बन रहा है उसकी टोटल मार्केट वैल्यू निकाल दो तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। ग्रोथ का मतलब है देश में मोर फैक्ट्री होनी चाहिए, मोर मशीन होनी चाहिए, मोर टूल्स होने चाहिए, बहुत सर्विस होनी चाहिए, वर्कर्स होने चाहिए और उनकी स्किल्स को बेटर यूज करना चाहिए। और इकोनॉमिक ग्रोथ का बेटर साइन क्या होता है, जीडीपी। अगर जीडीपी बढ़ेगी तो देश के पास जो है बहुत सारा गुड्स एंड सर्विस लोगों के पास होगा और जो उसकी लाइफ स्टाइल को सुधारेगा। यानी चार चीज पढ़ ली हमने। कितने गोल से हमारे, चार, यानी कि जेम्स। चलो जी भैया, गोल भी तैयार हो गया, अब प्लानिंग तैयार करें। सबसे पहले प्लानिंग करेंगे उस सेक्टर की जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा एग्रीकल्चर। अब प्लानिंग करने से पहले जानते हैं हम क्या, हम जानेंगे पहले से इसकी प्रॉब्लम। क्या चाहिए, क्या जी, फिर से एक बार बोल दो, क्या बोलेंगे हम, प्रॉब्लम। चलिए सबसे पहले जानते हैं एग्रीकल्चर में समस्या क्या थी। जब समस्या समझेंगे तो इनका सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे। पहली समस्या थी लो प्रोडक्टिविटी, यानी हमारे यहाँ पर जो उत्पादन होता था वो कम होता था। उसका कारण भी था हमारे जो फार्मर्स थे वो पुअर मेथड और पुअर टूल्स यूज, मतलब बेकार टूल्स यूज करा करते थे। अगला प्रॉब्लम थी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है हिडन, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी। ठीक है जी। टू मैनी पीपल वर्क इन द फार्मिंग इवन व्हेन दे आर नॉट रियली नीडेड। बहुत सारे लोग खेती में काम करते थे जबकि उनकी जरूरत नहीं होती थी। लोगों को लगता था कि भाई वो काम कर रहे हैं बट एक्चुअली में वो बेरोजगार होते थे। तीसरी समस्या थी खेती में हाई डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। हमारे जो फार्मर्स थे वो रेनफॉल पर डिपेंड थे। अगर रेन अच्छी हुई तो अच्छी फसल, नहीं हुई तो बुरी फसल। चौथा पॉइंट था सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसका मतलब था हमारे जो फार्मर्स जो फसल उगाते थे फॉर देयर ओन फैमिली, बाहर बेचने के लिए नहीं उगाते थे। इससे उनकी इनकम बड़ी लिटिल होती थी और वो हमेशा पुअर रह जाते थे। आगे चलते हैं आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। हमारे जो फार्मर्स थे वो कैसी टेक्नोलॉजी यूज करते थे, आउटडेटेड, यानी कि पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करते थे। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब झगड़ा, टेनेंट्स ऑन लैंडलॉर्ड, किराएदार और लैंडलॉर्ड्स के बीच में क्या था, झगड़ा था। मैनी फार्मर्स वर्क्स ऑन अ लैंड ऑन बाय लैंडलॉर्ड। जो फार्मर्स थे वो अपनी फार्मर्स, अपनी जमीन नहीं होती थी उनकी, लैंडलॉर्ड की जमीनों पे काम करते थे और लैंडलॉर्ड उनको बहुत कम रेंट देते थे, तो ये भी एक समस्या थी। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स का मतलब है फार्मर्स के पास बहुत कम जमीन हुआ करती थी। कैसी जमीन हुआ करती थी, कम। इससे उस जमीन पे मॉडर्न मशीन चलाने में दिक्कत होती थी। ठीक है जी, आगे चले, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। प्रॉब्लम पढ़ ली हमने, चलिए अब सर प्रॉब्लम पढ़ ली तो अब हम बनाएंगे इसके लिए पॉलिसी। पहली पॉलिसी थी लैंड रिफॉर्म्स और दूसरी पॉलिसी थी ग्रीन रेवोल्यूशन। चलिए सबसे पहले आपको प्रॉब्लम याद होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम याद होगी तो मैं इसकी सॉल्यूशन बता पाऊंगा। पहला था, पहले हिंदी में पढ़ा देता हूँ, आइए। पहला था लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या क्या था, हमने देखो क्या क्या सुधार लाए। पहला था लैंड कंसोलिडेशन। आपको पता था हमारे फार्मर्स के पास छोटी छोटी जमीन होती थी जिसकी वजह से बड़ी बड़ी मशीन यूज करने में दिक्कत आती थी। तो हमने क्या करा, छोटी छोटी टुकड़ों में भी जमीन को जोड़कर एक बड़ी जमीन बनाई गई फार्मिंग आसान बनाने के लिए। डन। एक लिमिट सेट की गई कि एक व्यक्ति कितनी जमीन रख सकता है। एक्स्ट्रा जमीन गरीबों किसान को दी गई, यानी कानून बनाया गया कि भैया ऐसा नहीं कि अमीर आदमी सारी जमीन खरीद के रख ले ताकि वो सारे लोगों से खेती करा सके, नहीं। एक लिमिट सेट की गई कि भैया एक व्यक्ति कितनी जमीन रख सकता है एक बार में। दूसरा था
टेनेंसी रिफॉर्म्स, टेनेंट फार्मर्स को प्रोटेक्शन मिली, रेंट फिक्स किया गया और उनके राइट्स लिखित किए गए। यानी कि टेनेंट्स फार्मर्स को प्रोटेक्शन मिली। आपको पता होगा पहले, अभी जब हमने प्रॉब्लम में पढ़ा था, ये देखो प्रॉब्लम को फिर से दिखा देता हूँ आपको मैं। देखो जी, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड, तो वहां पर हमने क्या सोल्यूशन ढूंढा, इन दोनों की लड़ाई को बंद कराया गया। और लड़ाई कैसे बंद हुई, हमने रेंट को फिक्स किया गया और उनके राइट्स लिखित किए गए। सारे राइट्स क्या कर दिए, राइटिंग में लिख दिए। और आपको पता होगा हमारे यहाँ पर जमींदार सिस्टम चलता था, लेकिन हमने जमींदार जैसे बीच के लोगों को हटाकर जमीन डायरेक्ट किसको दे दी गई, किसानों को दे दी गई। डन। यहाँ पर भी ये इंग्लिश में यही लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ सकते हैं। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स मतलब बिचौलियों को हटाया, टेनेंसी रिफॉर्म्स मतलब रेंट फिक्स किया गया, लैंड सीलिंग एक्ट का मतलब लैंड पर लिमिट लगाई गई कि सारी सारी जमीन एक ही बंदा नहीं खरीद सकता, एंड छोटी छोटी जमीनों को क्या करा गया, बड़ा किया गया। डन। आगे पढ़ लेते हैं। लैंड रिफॉर्म्स था क्या, लैंड रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि खेत की जमीन की ओनरशिप सिस्टम में बदलाव लाना। इंडिया में ये रिफॉर्म्स इसलिए जरूरी था क्योंकि ज्यादातर लोग खेती पर डिपेंड करते हैं और इंडिपेंडेंस वाले जमीन कुछ लोगों के हाथ में ही थी। आपको पता होगा क्या थी, जमींदार के हाथ में थी, तो इसलिए हमने क्या करा, सुधार लेके आए। लैंड रिफॉर्म्स के ऑब्जेक्टिव, जमीन का बराबर बंटवारा करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना एंड जमींदारी सिस्टम खत्म करना। आपने देखा होगा हमने सिस्टम से जमींदारी सिस्टम खत्म किया। अगला था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान से पढ़िएगा। ये क्या होता है, हरित क्रांति। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अराउंड 75% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर। 75% पॉपुलेशन कहाँ डिपेंड थी, एग्रीकल्चर पे। इंडियन एग्रीकल्चर वाज हाईली डिपेंडेंट ऑन मानसून। मानसून पे डिपेंड था, रेन आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो बहुत सफर करना पड़ता था। और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी लो थी, बताया क्यों, क्योंकि हमारे आउटडेटेड टूल और टेक्निक यूज करते थे और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं करते थे, ठीक है। द कंडीशन ऑफ लो एंड स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर ग्रोथ वाज इंप्रूव्ड ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। जो इतनी बुरी हालत थी एग्रीकल्चर की, वो कैसे सुधरी, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है जी, ध्यान से बता दूं, एक ही वर्ड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज करना, जिसको हम मिरेकल सीड्स भी बोलते थे। अगर आप इन सीडों को बोओगे तो जल्दी से फसल निकल जाएगी। ये इस टाइप के बीज होते थे जिसको हम बोलते थे मिरेकल, मतलब जादू वाले सीड्स। डन। चलिए आगे चलते हैं। ये वही है, सेम है। अब हम पढ़ते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले फायदे पढ़ते हैं। जब ग्रीन रेवोल्यूशन का पहला फायदा क्या हुआ भाई, देखो बीज अगर जल्दी फसल निकालते हैं तो पहला, इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। आपको पता होगा पहले हम दूसरे देश पर डिपेंड थे फूड प्रोडक्शन के लिए, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारा खुद का पर्याप्त मात्रा में इतना अन्न पैदा होने लग गया कि हमने बाहर एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, हम अपने पर्याप्त मात्रा में इंडिपेंडेंट बने, हमारे पास खाना पर्याप्त मात्रा में होने लगा। फार्मर्स की इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। बढ़ क्यों गई, क्योंकि जल्दी निकलते थे, फार्मर्स भी ज्यादा कमाने लग गए। अगली आपको समस्या होगी, पता था कि हमारे जो फार्मर्स थे सिर्फ अपने लिए खेती करते थे, तो लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा क्या हुआ, हमारी जो खेती थी वो कमर्शलाइज हो गई। कमर्शियल मतलब अब बेचने के लिए भी स्टार्ट कर दिया। एंड अगला, डेवलपमेंट ऑफ अलाइड सेक्टर। अलाइड सेक्टर का मतलब है अदर सेक्टर्स का भी क्या हुआ, फायदा हुआ। जैसे आपको पता होगा अगर हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो हमें फर्टिलाइजर्स भी चाहिए होगा, पेस्टिसाइड भी चाहिए होगा, ट्रैक्टर्स भी चाहिए होगा, इरिगेशन भी चाहिए होगा। डन। और जब आप पीछे पढ़ोगे, जो मैंने एक पेज स्किप किया उसमें पढ़ोगे, ये HYV सीड्स वहीं यूज होते हैं जहां पर अच्छी ड्रेनेज और इरिगेशन होना जरूरी था। केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत थी, यानी कि पानी की अच्छी सुविधा नहीं होगी तो ये बीज नहीं यूज हो सकते, और किसान के पास पैसा भी होना चाहिए, बिकॉज इसके जो बीज होते हैं काफी महंगे आते हैं। डन। चलिए जी, अब हमने खेती तो ठीक कर ली। चलिए, लेकिन सर ग्रीन रेवोल्यूशन की दो समस्या थी। पहली समस्या थी, दो रिस्क पैदा हुए, रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक्स। इसमें कीड़े लगने की समस्या थी, क्योंकि अगर आपने इसमें जो है पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स या नहीं छिड़का तो इसमें अटैक, कीड़ों का अटैक हो सकता था। और दूसरा अटैक था रिस्क ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब है जो बंदा HYV सीड यूज करेगा वो तो भैया अमीर बन जाएगा, यानी और अमीर किसान बन जाएगा, और जो इंसान नहीं यूज कर पा रहा वो गरीब हो जाएगा। इससे क्या होगा, रिच और पुअर फार्मर्स का जो गैप था वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए सारे के सारे लोग यूज करें, इसलिए क्या बेहतर है कि हम फार्मर्स को क्या दें, सब्सिडी। अब कुछ लोग थे जो सब्सिडी के फेवर में थे। सब्सिडी क्या होती है, रियायतें देना, किसी चीज को कम कर देना, उसका रेट कम कर देना। तो कुछ लोग थे जो इकोनॉमिस्ट थे, वो सब्सिडी के फेवर में थे। और फेवर में क्या होते हैं, जरा पढ़ते हैं। और सब्सिडी दे क्यों रहे थे, ताकि फार्मर्स जो हैं HYV टेक्नोलॉजी को यूज करें, उनके सीड्स को यूज करें, ताकि वो पिछड़े ना रह जाएं। कुछ लोग सब्सिडी के फेवर में थे, जैसे
फार्मिंग इन इंडिया इज स्टिल रिस्की सो सब्सिडी शुड कंटिन्यू। उनका कहना था इंडिया में फार्मिंग आज भी रिस्की है तो सब्सिडी कंटिन्यू करनी चाहिए। मोस्ट फार्मर्स आर पुअर एंड कैन नॉट बाय। हमारे यहाँ पर जो फार्मर्स नॉर्मली पुअर होते हैं तो वो बीज नहीं खरीद पाएंगे बिना हेल्प के, तो सब्सिडी रखनी चाहिए। और अगर एक बार आपने सब्सिडी रिमूव कर दी तो इससे अमीर और गरीब फार्मर का गैप जो है बढ़ जाएगा। डन। लेकिन कुछ लोग सब्सिडी के अगेंस्ट में भी थे। उनका था कि ये जो बेनिफिट दे रहे हैं सब्सिडी का, ये रॉन्ग लोगों के हाथ में जा रहा है, सही लोगों के हाथ में नहीं जा रहा। इससे गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है, बिकॉज सब्सिडी देती है तो गवर्नमेंट का पैसा तो खर्च होता ही है। एंड जब पर्पज ऑलरेडी सर्व हो गया तो सब्सिडी बंद कर देनी चाहिए। चलिए जी, अब हमने खेती तो ठीक कर ली। अब हम सबसे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को करने से पहले सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड। किसका नाम है जी? फॉरेन ट्रेड। चलिए, फॉरेन का मतलब होता है विदेश और ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। फॉरेन का मतलब विदेश, ट्रेड का मतलब व्यापार। तो पहले बात बता दूं, फॉरेन के साथ हम दो ही काम करते हैं। पहला होता है जी एक्सपोर्ट और दूसरा होता है इंपोर्ट। कौन सा जी? पहला क्या होता है? एक्सपोर्ट और दूसरा होता है इंपोर्ट। दोनों को मिला के बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। तो एक बार पढ़ सकते हैं, फॉरेन ट्रेड मींस ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है जी। इन द 1950, हम चल रहे हैं 1950 में, इंडिया एंटर द फेज ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्री। इंडिया क्या चाहती थी? डेवलपिंग इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहती थी। और आपको पता है इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए मेन चीज समस्या ये थी कि इंडस्ट्री तभी डेवलप हो जाएंगी जब विदेश का इंटरफेयर ना हो। पता है क्या था? हमारा देश विदेश से माल इंपोर्ट करता था। क्या करता था? विदेश से इंपोर्ट करता था। तो क्या था कि सस्ता सामान हमारे देश में आ जाता था, क्यों? बिकॉज चाइना सस्ता माल बनाता था, बिकॉज उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी थी। अब अगर चाहते हो कि हमारी इंडस्ट्री, जो हमारे यहाँ की लोकल इंडस्ट्री डेवलप हो, तो हमें एक पॉलिसी लेके आए जिससे हमें विदेश का एक पॉलिसी लानी पड़ी, जिसका नाम था इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है, अगर आप चाहते हो हमारे यहाँ की लोकल इंडस्ट्री सेफ रहे, भली मतलब उनको फॉरेन कंपटीशन से बचा सकें, तो हमने एक पॉलिसी लेकर जिसका नाम था इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है जो सामान पहले हम विदेश से मंगाया करते थे, वो सामान अब विदेश से ना मंगा के अपने यहाँ बनाएंगे, उसी को बोलते हैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। डन। इससे क्या होगा? हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचा पाएंगे। अब सर सिंपल सी बात एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। फॉरेन ट्रेड का मतलब है सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। 1950 में इंडिया ने अपनी इंडस्ट्री डेवलप करना शुरू किया। उस समय इंडिया की ट्रेड और इंडस्ट्री पॉलिसी का मेन फोकस था इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या है? जो सामान हम पहले बाहर से इंपोर्ट करते थे उनको यहाँ इंडिया में ही बनाना शुरू करना। डन। इस पॉलिसी का मेन था डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना। अब भैया मेरे बोलने से क्या गवर्नमेंट के बोलने से लोग मान जाएंगे? नहीं। उनसे बोलेंगे भैया आप इंपोर्ट मत करो, आप जो है सारा सामान घर में बनाओ, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो गवर्नमेंट के पास दो मेथड थे अपनी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए, इंडिया को बचाने के लिए विदेश के इंपोर्ट से। पहला था टैरिफ एंड दूसरा था कोटास। क्या था? कोटा एंड पहला था टैरिफ। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या था? टैरिफ में टैरिफ था कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पर क्या लगा दिया? टैक्स। यानी कि अगर कोई भी हमारा देश का बंदा विदेश से इंपोर्ट करता है तो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, उसी को हम बोलते हैं टैरिफ। जैसे इस टाइम पे करंटली आपने एक बात बहुत सुनी होगी कि अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने भी क्या किया? टैरिफ लगा दिया। यानी कि वो अमेरिका से, वो सॉरी इंडिया से कोई भी सामान लेंगे, अगर हमारा अमेरिका कोई भी इंडिया से सामान खरीदता है तो गवर्नमेंट ने उस पर क्या कर दिया? टैक्स लगा दिया, ताकि वो सामान महंगा हो जाए, ताकि कोई भी अमेरिकन इंडिया से कोई भी माल ना ले, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्या हो जाए? उनकी क्या हो जाए? आगे बढ़े। डन। इसको क्या बोलते हैं? टैरिफ। तो फिर से एक बार सुनेंगे, टैरिफ क्या होता है? जब गवर्नमेंट कोई भी सामान विदेश से इंपोर्ट ना करने के लिए क्या लगा देती है? इंपोर्ट पे टैक्स। इसी को बोलते हैं टैरिफ। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया कि अगर इंडिया से कोई भी गारमेंट या कोई भी सामान अगर अमेरिका इंपोर्ट करता है तो उस पर क्या लगा दिया? टैरिफ। उस पर क्या लगा दिया? टैरिफ। और सेकंड चीज क्या करी? कोटास। क्या करा? कोटा। कोटा क्या होता है? जब गवर्नमेंट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की लिमिट, क्या जी? लिमिट पे क्या कर दे? फिक्स कर दे कि आप भैया विदेश से सिर्फ इतना ही माल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कोटास। उसको क्या बोलते हैं जी? कोटा। क्या बोलते हैं? कोटा। चले, तो गवर्नमेंट ने विदेश से कोई भी माल इंपोर्ट करने से कैसे रोका? पहला लगाया टैरिफ
और दूसरा लगाया कोटा। टैरिफ का मतलब टैक्स ऑन इंपोर्ट, और दूसरा क्या करा, लिमिट ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड, आगे चले, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आया क्वेश्चन, रीजन फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्यों लगाया? भाई सिंपल सी आपको बार बार बता चुका हूं, क्योंकि हम लोग जो हमारे यहाँ की इंडस्ट्री थी वो डेवलप कंट्री के माल से कॉम्पीट नहीं कर सकती, बिकॉज चाइना का माल सस्ता है और टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती कि हम उनके जितना सस्ता माल अपने इंडिया में नहीं बना सकते। तो हमने क्या तरीका ढूंढा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब हम विदेश से कोई भी माल नहीं मंगाएंगे, क्योंकि विदेश का माल अगर हमारे इंडिया में नहीं आएगा तो हम हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो आराम से कॉम्पिटिशन फ्री रह सकती हैं और अपना माल बना सकती हैं। कुछ लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के और अगेंस्ट थे, जरा उनके आर्गुमेंट पढ़ते हैं क्या थे, पेपर में आ सकता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में बातें बताएं। चलिए, पहला था, भाई सिंपल सी एक बात बताओ, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या देखा कि हम विदेश से कोई भी माल मना मतलब नहीं खरीद सकते, बिकॉज दो तरीके से, या तो टैरिफ लगेगा या कोटा लगेगा। लेकिन आप मुझे बताओ, जब हम किसी का सामान नहीं खरीद रहे तो क्या कोई हमारा सामान खरीदेगा? तो इसका मतलब जो भी हमारे देश में गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होगा वो सिर्फ कहाँ यूज होगा, हमारे देश में यूज होगा, बिकॉज हम इसको बाहर नहीं बेच सकते। तो जब हम किसी का माल नहीं खरीद रहे तो कोई हमारा भी माल नहीं खरीदेगा, तो इससे क्या होगा, देयर इज नो वर्ल्ड ट्रेड, क्योंकि कोई भी व्यापार नहीं होगा। द इकोनॉमी में बिकम लेस प्रोडक्टिव इफ इट ट्राई टू मेक एवरीथिंग इन इज ओन। देखो अच्छा तो लगता है कि हम बाहर से नहीं मंगाएंगे, सब कुछ अच्छा हम अपने यहाँ बनाएंगे, बट इससे क्या होता है, देश जो इकोनॉमी होती है वो लेस प्रोडक्टिव बन जाती है, क्योंकि हर चीज बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर दूसरे के देश में वो पर्याप्त मात्रा में है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। सम गुड्स मेड इन द कंट्री कैन बी कॉस्टलियर। जो हमारे देश में माल बनता था, पहले क्या होता था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी लगा तो दी, बट पहले अगर हमें कोई माल सस्ता पड़ता था विदेश से, अब वही माल हमारे देश में महंगा मिलेगा, और इससे क्या होगा, जब कंपटीशन ही नहीं रहेगा हमारी लोकल इंडस्ट्री को, तो वो क्या हो जाएंगी, लेजी और इनएफिशिएंट। डन। चलिए जी, हमने फॉरेन ट्रेड भी पढ़ लिया, फॉरेन ट्रेड पढ़ लिया। अब हमारा लास्ट बचा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्या बचा है जी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। चलिए जानते हैं क्या होता है। भाई देखो सिंपल सी बात, इसमें क्या लिखा है मैं पूरे पेज में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारी कंट्री है डेवलपिंग कंट्री यानी कि इंडिया, ये तभी ग्रो कर सकते हैं जब इनके देश में क्या हो, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चर तो है, बट हमारे देश को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल सेक्टर। बिकॉज इंडस्ट्री जो होती है वो एग्रीकल्चर से ज्यादा स्टेबल जॉब देती है, मतलब ज्यादा टाइम तक आपको जॉब मिल पाती है, तो इसलिए। और दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन से देश में क्या आती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसीलिए 5 वर्षीय योजना के तहत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। आगे चलें। इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या सिचुएशन थी, हमारे देश में दो ही फैक्ट्री थी, कॉटन और जूट, और वो भी पता है कहाँ थी, एक थी जमशेदपुर में और एक थी कोलकाता में। तो आगे चलते हैं। आपको पता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ पर किसको चूज किया गया, सिर्फ पब्लिक सेक्टर को, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर को चूज किया गया, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा चूज नहीं किया गया। कारण क्या था जानते हैं। पहला था शॉर्टेज ऑफ कैपिटल इन प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के पास किस चीज की शॉर्टेज थी, कैपिटल की। आपको पता है प्राइवेट बिजनेसमैन जो है उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सके, और हमें इंडिया की ग्रोथ के लिए कम इन्वेस्टमेंट नहीं, लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। और हमारे देश में सिर्फ कुछ ही प्राइवेट लोग थे उस टाइम पे, टाटा एंड बिरला। लेकिन गवर्नमेंट इतने बड़े लेवल पे काम करने के लिए, बड़े लेवल पे इंडस्ट्री लगाने के लिए प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर पाता। दूसरी समस्या थी लैक ऑफ इंसेंटिव। आपको पता है प्राइवेट सेक्टर तभी काम करता है जब उसको कुछ इंसेंटिव दिखे, उसको कुछ प्रॉफिट दिखे। लेकिन आपको पता है उस टाइम पे इंडिया की जो मार्केट थी वो इतनी डेवलप नहीं थी, तो बिजनेसमैन मोटिवेट नहीं होते थे कि भैया हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं भी तो लगाएं कैसे, पैसा होने के बाद भी लगाना पसंद नहीं करते थे, बिकॉज उस टाइम पे इंडियन मार्केट वाज वेरी स्मॉल एट द टाइम, सो बिजनेसमैन वर नॉट मोटिवेट टू स्टार्ट बिग प्रोजेक्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। और तीसरा कारण था कि भैया शुरू शुरू में तो गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर करना पड़ेगा और प्राइवेट बंदा सोशल वेलफेयर नहीं कर पाता। डन। आगे चलें। आपको पता है हमारे देश में 1950 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया एंड सेकंड 5 ईयर प्लान आया 1956 में। 1956 में एक पॉलिसी बनाई गई जिसका नाम था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। इसमें क्या था, इसमें इंडस्ट्रीज को 3 भाग में बांटा, शेड्यूल ए,
शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। इसमें क्या था, शेड्यूल ए में सारी वो इंडस्ट्री आएंगी जिसको कौन रन करता है, सिर्फ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब है यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट चला सकती है, प्राइवेट यहाँ पर हाथ भी नहीं लगा। ये काम सिर्फ किसके लिए फिक्स कर दिया गया, गवर्नमेंट के लिए। दूसरा शेड्यूल बी में वो है जहां पर लीड तो गवर्नमेंट ही करेगी, जहां पर लीड बट प्राइवेट सेक्टर सिर्फ उसकी हेल्प कर सकता है। और शेड्यूल सी में मोस्टली कौन से आ गए, प्राइवेट सेक्टर, बट प्राइवेट सेक्टर को कौन लाइसेंस देगा, गवर्नमेंट, एंड उनकी रेगुलेशन करेगी। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। हमारा जी पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ध्यान से पढ़िएगा चैप्टर को।